फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 110, 110 नंबर का पेपर। गेम के रूल्स वही रहेंगे, मैं रीड करूंगा, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस फटाफट। आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में बिना किसी दूसरे बच्चे का कमेंट देखे। जो भी आंसर आए सही या गलत वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट मैटर्स। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन नंबर 1। The radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11. After collision with an electron, it is found to have a radius of 21.2 into 10 to the power minus 11 meter. What is the principal quantum number n of the final state of the atom? आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें बताया बच्चों जो रेडियस होता है, ध्यान से देखना, वो होता है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z के। ठीक, हाइड्रोजन है मतलब z सेम है। इसका मतलब क्या मैं लिख दूं r1 बाय r2 इक्वल्स टू n1 बाय n2 द होल स्क्वायर। राइट, अब देखो r1 कितना गिवन है? r1 गिवन है 5.3 into 10 to the power 11 minus 11 और ये है 21.2 into 10 to the power minus 11। वो क्या कैंसिल हो गया? ये कितना हो गया 1/4, सीधा आ गया मेरे पास n1 by n2 टू द पावर 2। तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 1/2। द करेक्ट आंसर विल बी n equal to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज इन एन ऑर्बिट फ्रॉम व्हिच देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 ट्रांजिशंस। अनदर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम is in an orbit where it can be have maximum 3 transition. The ratio of the velocities of the electron in these two orbits will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखिए हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन n इंटू n माइनस 1/2। हाइड्रोजन है 1 पे गिरेंगे है ना, तो पहले कितना है? पहले है 6 है, मतलब n इक्वल टू कितनी रहेगी यहाँ पे? देखो 4 इंटू 3 n इक्वल टू 4 आ गया। n इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या है? 3 ट्रांजिशन है। अगर 3 ट्रांजिशन है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3, यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। n इंटू n माइनस 1/2 इक्वल टू 3, तो ये जाएगा 3 इंटू 2, मतलब n इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, n इक्वल टू 4 से 3 में कूद रहा है। ध्यान से देखो, हमें एक चीज पता है, जो वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है z बाय n के। राइट, इट मींस v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू n2 बाय n1 इनटू कितना बच्चों? 3। ये हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू v1 बाय v2। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3/4। चलिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 identical spheres of mass capital M
each are placed at the center of an equilateral triangle of side 2 meter, taking one of the corners as origin as shown in the figure. The position vector of center of mass is. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखना जब भी वेक्टर की बात करें तो सब वेक्टर में निकाल दो। सबसे पहले ये ओरिजिन 0 0, ये 2 मीटर है, ये कितना है एम सब एम है। इसको क्या लिख दूं मैं 2i कैप, पोजीशन वेक्टर को लिखना है मेरे को 2i कैप प्लस 0j कैप, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चे, और ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे ध्यान से देखना। यहां पर ये सेंटर है इसका, तो लिख दूं ये 2 है तो ये डिस्टेंस जाएगी 1, है ना, 1i कैप प्लस, अब देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस 2 है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई ये 2 cos 60, ये 2 sin 60, मतलब 2 sin 60 मतलब 2 into √3/2 जी क्या, ठीक, बस खेल खत्म। m1 r1, m2 r2, m3 r3, this will give you the position of center of mass। सबसे पहले 3m से डिवाइड कर दो, m into 0 0, m into 2i प्लस m into i प्लस √3j। मेरा आंसर आ गया m i प्लस i 3i, ये हो जाएगा i प्लस 3/√3/3 1/√3j। The correct answer will be option number D. Next, question number 4. A solid cube of the edge A is molten and molded in 8 identical small solid cube and are placed one on other on a straight line with the edge of the bottom of cube on the same horizontal plane on which big cube was placed. The vertical shift in the center of mass will be. आपको वर्टिकल शिफ्ट निकालना है। आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उन्होंने एक क्यूब बड़ा दे रखा है, बड़ा क्यूब जिसकी मान लीजिए साइड ए है, ठीक है। देखो मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं, तो आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट a/2 का आएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक बात। अब मैंने क्या किया, इसको 8 डब्बों में कन्वर्ट करके एक के ऊपर एक रख दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अगर मैं एक की एज लेंथ b मान लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास 8 डब्बे की
क्या एल 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 मतलब बी 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 8 भी हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? एग्जैक्ट सेंटर पे। क्या 4b पे आएगा? माई आंसर इज 4 इंटू बी। अब मुझे बी और ए में रिलेशन निकालना, बस खेला खत्म। ध्यान देखो बच्चों, हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होगा ए क्यूब इक्वल्स टू 8 बी क्यूब, मतलब 2b इक्वल्स टू ए, राइट। 8 का वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 का वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, मुझे 4b चाहिए, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 इधर 2, तो मेरा आंसर आ गया 4b इज इक्वल्स टू 2a। द करेक्ट आंसर इज 2a। वो पूछ रहे कितना शिफ्ट हो गया, पहले कितना था? a/2 पे था, अब कितना आ गया? 2a पे आ गया। तो शिफ्ट कितना हुआ? 2a minus a/2, that is 3a/2. The correct answer will be option A. Next, question number 5. A disk initially at rest is rotated about its axis with an angular acceleration. In the first 2 seconds, it rotates by an angle theta. The next 2 seconds, the disk rotates to an angle will be. आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। 3 सवाल बच्चों, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो गैलीलियो भैया बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो 1:3:5 होता है। ठीक है, जरूरी नहीं 1 सेकंड का इंटरवल हो, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर यहां थीटा है तो यहां 3 थीटा होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. If the magnetic dipole moment of an atom of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material are denoted by mu d, mu p and mu f, then आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। 3 सवाल, शुरू जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। डायमैग्नेटिक के लिए 0 आप सभी को पता है, लेकिन फेरो और पैरा के लिए नॉन जीरो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7. 13 resistance, each of resistance are connected in the circuit as shown in the figure. The effective resistance between A and B will be. आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो,
हमें एक मस्त मेथड लगानी है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री मेथड। कौन सी बच्चों? सिमेट्री मेथड। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा आपको सिमेट्री मेथड देखते से ही, आसान हो जाएगा प्रॉब्लम जिंदगी भी। ये कितने रेजिस्टेंस बना दिए मैंने? टोटल बना दिए जितने भी रेजिस्टेंस मेरे पास आए थे। ध्यान से देखो, ठीक है। अब सब रेजिस्टेंस गिवन है, ये आर 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 सब क्या आर 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 सारे कितने आर 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 आर। अब ध्यान से देखो, मैं को ए और बी के अबाउट निकालना, इसके और इसके, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, उसको फोल्ड कर रहा हूं, दिस कॉल्ड एज फोल्डिंग सिमेट्री। ये दो तरह की सिमेट्री सिखाई थी, तीन तरह की सिखाई थी मैंने आपको, लेकिन ये दो तरह की सिमेट्री, ये इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी सिमेट्री दिख जाए तो फोल्ड कर दो। जैसे ही आपको फोल्ड करोगे तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या हो जाएगा, ये फोल्ड करने पे सब पैरेलल में आ जाएंगे, सब पैरेलल में आ जाएंगे। इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये टूट जाएगा, बीच वाला फोल्ड होना पे टूट गया, ये टूट गया मतलब ये हट गया, खेल ही खत्म हो गया इसका, बाय बाय हो गया इसका, बाय बाय। अब ध्यान से देखो, ये कितना बचा, ये हो गया मेरे पास r/2 सब पैरेलल में आ गया ना बच्चों, ऊपर वाला पैरेलल में आ गया, r/2 अब देखो ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये कितना है r, ये भी r और ये r/2, मतलब मेरे पास डायग्राम कैसा बचा, ये ठीक है। ये दोनों का r और r/2 का सीरीज कितना होगा, r into r/2 अपॉन r/2 प्लस r, ये हो जाएगा r into r/2 अपॉन दिस प्लस दिस 3r/2, तो कितना हो गया ये r/3, मतलब इसका इफेक्टिव कितना आ गया r/3 और इसका इफेक्टिव कितना आ जाएगा r/3। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b। क्या क्वेश्चन टफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आपको सीरीज निकालना है दोनों का। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 2r/3। दोस्तों मजा आया, आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In the circuit diagram shown in figure, the potentials of B, C, D are respectively। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 गो, है ना। यहां पे बैटरी कितनी है, यहां पे बैटरी है 12 वोल्ट, यहां पर 6 वोल्ट, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे 0 है तो यहां पे कितना होगा 12, छोटा बड़ा, है ना। सिमिलरली यहां छोटा बड़ा तो यहां कितना होगा 6, बोलो बोलो बोलो, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तीनों का ऐड कर दो, 1 2 3 6। जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके अक्रॉस, I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 12 माइनस 6, 6 बाय 6। करंट आ गया 1, किधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, इधर चला मैं उधर चला, ठीक। अब देखो पोटेंशियल निकालना है ना, V इक्वल टू IR में V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, ये ABCD दे रखा है क्या, हाँ ये है A का तो आ गया, A और D का तो डायरेक्ट आ गया बच्चों, है ना। A और D का आ गया 12 और ये निकालना ही नहीं हमको, तो BCD का निकालना, ठीक। अब B का देखते हैं, ये हो जाएगा, मान लेता हूं मैं B, इसको मान लेता हूं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस B, V इक्वल्स टू IR, I कितना है 1 इंटू 1, तो कितना हो गया ये 12 माइनस 1 11, B का पोटेंशियल कितना आ गया 11 वोल्ट। अब ऑप्शन देखो, इसका B का 11 और D का 6, ऑप्शन देखो 11 6 11 6 11 6, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। An inductor coil and a capacitor and resistance of 5
ohm are connected in series to an AC source of RMS value 30 volt. When the frequency of the source is varied, a maximum RMS current of 5 ampere is observed. If this inductor is connected in parallel to the resistance 5 ohm to the battery of EMF 25 volt, the internal resistance 2 ohm, the current drawn from the battery will be. आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट 15 सेकंड का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ. चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें गिवन है 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, इसका पता नहीं, मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉलर, और ये आइडियल है, ठीक है, कैपेसिटर. अगर ये आइडियल है तो इसका जीरो होगा. अब उन्होंने बोला है कि जब मैंने वेरी करी फ्रीक्वेंसी को तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिल गया, ठीक है. वो वहां पर जो करंट है आरएमएस वो आई है 5 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है. अब ध्यान से देखना, मुझे पता है कि वी आई इक्वल्स टू आई आर इफेक्टिव, वी इक्वल्स टू आई आर. वी कितना है 30, आई कितना है 5, आर इफेक्टिव कितना आ गया 6, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6. अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये 5 प्लस आर, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1. रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितना आ गया, इंडक्टर कॉइल आ गया मेरे पास 1. अब क्या किया उन्होंने, नाउ दे हैव कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस एंड बैटरीज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. 25 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 5 और एक 1, ठीक बात. अब देखो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में, करेक्ट. ये तीनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में और फिर सीरीज होगा, तो ये हो जाएगा 5 into 6 upon 5 plus 1, 5 into 1 upon 5 plus 1, that is 5 by 6 plus 2. ये होगा हमारा R इफेक्टिव, राइट. अब लगाएंगे V is equals to IR, करंट निकल जाएगी, तो हो जाएगा V equals to, V कितना है 25, तो I will be 25 by 6 दोनों 12, 12 और 5 17, 17 by 6, तो 25 into 6, 25 चौक 100 और 150. द करेक्ट आंसर विल बी 150 by 17, ऑप्शन ए. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. अ मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD is moving in its own plane with velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in the figure. The EMF induced. आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमेशा याद रखना बच्चों, ईएमएफ बीवीएल तो होता है, बीवीएल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मतलब बी अंदर है, बाहर, डॉट इधर का बाहर, वी इधर है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन बची है वह है.
इसका मतलब इस वाली रॉड में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये चीज समझ आ रही? ठीक, अब ध्यान से, ये बीवीएल है कि ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब यहां पे ऐसा जनरेट होगा और यहां पे ऐसा जनरेट होगा। अगर मैं नेट ईएमएफ की बात करूं तो नेट ईएमएफ बच्चों जीरो होगा क्योंकि कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। लेकिन मैं इंडिविजुअल साइड की बात करूं तो इन दोनों में बीवीएल जैसी बैटरी बनेगी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, two bodies A and B of definite shape are placed near one another. Electrostatic attraction is found between the bodies. Then आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। हमेशा याद रखना, रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ चार्ज बट अट्रैक्शन कांट बी। क्या होता है कि मान लो अगर हेविली चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी है तो वो इंडक्शन करके क्या कर देती है, इसको अट्रैक्ट करती है। तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ऑपोजिट चार्ज बॉडी तो अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बॉडी में बी न्यूट्रल। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। Two insulated charged sphere of radii r1 r2 having charge q1 q2 respectively are connected to each other. Then आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। हमें पता है जब भी मैं कनेक्ट कर देता हूं तो एनर्जी का लॉस आपने पढ़ा होगा बच्चों, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तभी एनर्जी में लॉस जीरो होगा, अदरवाइज लॉस तो होगा ही होगा। पोटेंशियल सेम का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल सेम का मतलब हो गया KQ1 by R1 इक्वल्स टू KQ2 by R2। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, अदरवाइज द एनर्जी विल डिक्रीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। टू प्लैनेट ए एंड बी ऑफ सेम एवरेज डेंसिटी, their radii r1 rb are in ratio 3:1. If g and gb the acceleration due to gravity at the surface of the planet, then the ratio of g f gb will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है G इक्वल्स टू GM/R स्क्वायर होता है, और अगर डेंसिटी के फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R रो G। ठीक है, तो आपको G पता पड़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी A ऑप्शन 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Gravitational force act on a particle due to fixed uniform solid sphere. Neglect other forces. Then particle. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। तीसरा सवाल शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। हमेशा याद रखना, भले म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण अगर वो एक दूसरे की डायरेक्शन में घूम रहे हों, या फिर वो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण सर्कल में घूम रहे हों, हमेशा फोर्स रेडियल डायरेक्शन में ही लगता है। मान लो ऐसे घूम रहा है तो फोर्स हमेशा कहां लगेगा बच्चों? रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो आसपास में आ रहे हैं तब भी अलोंग द रेडियस, या मैं बोलूं अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम ही लगेगा, राइट? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15। There are two thin spheres A and B of same material, same thickness. They behave like black bodies. The radius of A is double that of B, and both thus have same temperature T. When A and B are kept in room of temperature T0, which is less than T, the ratio of their rate of cooling will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। देखो जो रेट है dq/dt की बात करूं मैं, तो उसको मैं लिख सकता हूं ms डेल्टा t बाय डेल्टा t इक्वल्स टू सिग्मा EA T⁴ माइनस T0⁴, राइट? है ना? अब देखो बेसिकली ये क्या है? रेट ऑफ कूलिंग, मतलब डेल्टा टी बाय चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम। वो बोल रहे हैं कि दोनों की थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है, रेडियस पहले वाले का डबल है, राइट? चलो अब ध्यान से देखो। अब देखिए मास को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम को लिख दिया मैंने एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंटू डेल्टा टी dt सिग्मा A E T⁴ माइनस T0⁴। A से A कैंसिल। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं सेम मटेरियल सेम थिकनेस, सेम मटेरियल सेम थिकनेस। ठीक है, A तो कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो क्या प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर⁴ माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर⁴। इसका मतलब रेशियो दोनों के लिए क्या आएगा? सेम, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इफ अ क्वांटिटी ऑफ हीट 1163.4 जूल इज सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द राइज इन टेम्परेचर गिवन बाय। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की बता मतलब डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए Cp कितना होता है 7/2 और Cp 5/2 आपको पता है। अच्छा जो हीट सप्लाइड होता है वो होता है NCP डेल्टा T, यही तो होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए गिवन कितना है N1163.4 1 मोल है इंटू 7/2 R है ना, R भी होता है इंटू R इंटू डेल्टा T, डेल्टा T कितना है हमें निकालना है द राइज इन द टेम्परेचर। ठीक R की वैल्यू कितनी पुट करोगे, R की वैल्यू पुट करोगे आप 8.3 क्योंकि सब चीज जूल में है ना 8.314। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 40 केल्विन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत, मजा आएगा सॉल्व करने में। 1 mole of an ideal monatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the law P proportional to V. If the final temperature is 4T, the heat supplied will be. आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना पीवी टू द पावर एन वाला फॉर्मेट याद है, अगर ये वाला इसको बोलते हैं पोलिट्रॉपिक प्रोसेस, तो इसका जो सी आता है वो आता है r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फॉर्मूला ये देता है। आप देखो वहां गिवन है हमें क्वेश्चन में पी वी टू द पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है। मतलब और मोनोटॉमिक कितने रखा है, बिल्कुल मोनोटॉमिक दे रखा है। मोनोटॉमिक मतलब गामा कितना हो जाएगा, मोनो 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 गामा हो गया 5/3। सी कितना आ गया, सी आ गया मेरा r अपॉन 5/3 माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस माइनस 1, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा 3r/2 प्लस r/2 कितना हो गया ये r/2 4r/2 मतलब 2r सी आ गया। बस सिंपल, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन, एन कितना 1 मोल है, एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी, सी कितना है 2r इंटू 4t माइनस टी, क्या 3t लिख लो डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ गया 6RT। नॉट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, two particles x and y having equal charges are accelerated through the same potential difference. They enter a region of uniform magnetic field and describes a circular path of radius r1 r2 respectively. The mass of x and y will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आसान प्रॉब्लम है, हमें एक चीज पता है जो रेडियस होता है वो mv अपॉन क्यूबी होता है। mv को मैं लिख सकता हूं 2m
QB 2m into QV बाय QB। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगी, है ना। तो रेडियस प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, R प्रोपोर्शनल टू रूट m आ गया, स्क्वायर कर दो तो क्या लिख दो, R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m। तो m1 बाय m2 r1 बाय r2 को होल स्क्वायर पे आ गया। सिंपल सा सवाल, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a proton and neutron with same initial kinetic energy enter a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of the field. The ratio of the radii of the cylinder of the circular trajectories described by them is। आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है इसका मास 2m होता है, इसका m, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रहेगी, चार्ज दोनों का सेम होता है। अब रेडियस निकालना है तो रेडियस होता है mv अपॉन qb, या मैं इसको लिख दूं 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय qb। इसका मतलब r प्रोपोर्शनल आ गया रूट m के। द करेक्ट आंसर विल बी 1:√2, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, a jogger running at 9 km per hour alongside a railway track is 240 meters ahead of engine of 120 meter long train running at 45 km per hour in the same direction. In how much time will the train pass the jogger? आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखिए बच्चों, आसान प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी से करोगे तो और आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ट्रेन की लेंथ कितनी है 120, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है 240। ठीक, ये इधर भाग रहा है, ठीक है, भाग मिल्खा भाग, ये भागा कितने की गति से, ये भाग रहा है 9 से और ये आ रही है 45, है ना, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अब देखो मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं। अगर मैं किसी भी एक को ऑब्जर्वर मान लो, इसको ऑब्जर्वर मान लो, अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर मान लिया तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर के लिए 5/18 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर मैंने इसको खड़ा मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया, तो ये खड़ा हो गया। ट्रेन को क्या करना है, ट्रेन को यहां पहुंचना है और पूरा क्रॉस होना है, तभी तो पास होगी। मतलब ट्रेन को कितना, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके फेस को क्रॉस कर देना चाहिए। मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, चलना है इसको 360 मीटर चलना है, ठीक है। अब टाइम निकाल लो, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड
360 by 10. The correct answer is 36 seconds. C option. Question number 21. Rain driven by the whirlwind falls on a railway compartment with the velocity 20 at an angle 30 to the vertical. The train moves along the direction of the wind flow at a speed of 108 km per hour. The apparent velocity of the rain for a person sitting in the train is. आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय. शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए क्या गिवन है. जो रेन है बेसिकली वो कितना एंगल पे आ रही है. वो एंगल पे आ रही है 30 डिग्री पे. कहां से? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कितनी स्पीड से? 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से. ठीक. इसका मतलब इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा. ये होगा tan cos थीटा और ये होगा tan sin थीटा. ठीक बात. अब ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम को आसान बनाना है काम मेरा. ध्यान से देखो, अब यहां पे एक ट्रेन गिवन है. ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है? जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है. तो ट्रेन जा रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा. इसका मतलब क्या? 30 मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. करेक्ट. अब देखो, हमेशा याद रखना बच्चों, ऑब्जर्वर मान लो इसको. ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या मानता है? रेस्ट पे हो. तो रेस्ट पे कैसे मानेगा? जब ये खुद की वेलोसिटी खुद में सब्ट्रैक्ट कर देगा और रेन में से भी सब्ट्रैक्ट कर देगा. इसका मतलब अब जो डायग्राम बनेगा वो विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर बनेगा. तो आगे कितना है? ये है 10. नीचे कितना है? ये है 10√3 और पीछे कितना है? 30. ठीक है. अब देखो उसको कैलकुलेशन करो तो हो जाएगा 20 इधर और 10√3 इधर. This is the diagram with respect to the passenger. आसान. वेक्टर के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल दो आंसर तेजी के साथ फटाफट. तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको. ध्यान से देखना, ये रिजल्टेंट आ गया. रिजल्टेंट किस निकालेंगे? √a² + b². मतलब √20 का स्क्वायर कितना? 400 प्लस 300 मेरा आ गया √700 √7 into 100. The correct answer will be option B. Next. Question number 22. A man of 50 kg is standing at one end of boat of length 25 meter and mass 200 kg. If he starts running and reaches the other end, he has the speed 2 meter per second with respect to boat. ध्यान रखना with respect to boat given है. The final speed of the boat will be. आपको मिलता है 45 seconds का समय. शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमेशा याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है मास. कैपिटल V में बोट की वेलोसिटी मानना, स्मॉल v और स्मॉल m मैन का मानूंगा. तो
उसका फॉर्मूला होता है mv अपॉन m, कब? जब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन हो। और फॉर्मूला होता है mv अपॉन m प्लस m, कब? जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोट गिवन हो। बस ये दो फॉर्मूले याद रखो, जिंदगी आसान, खेल खत्म। तो यहां से देखो v आ जाएगी डायरेक्ट, कितना आ गया? मास है मेरा 50, वेलोसिटी है मेरी 2 विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, डिवाइडेड बाय 250। द करेक्ट आंसर विल बी, 0 ने जी को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया, ये बचा 2/5। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द बैक साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन and box of 40 kg is placed 5 meter away from the rear end. The coefficient of friction of the box with the surface of the truck is 0.15. The truck starts from rest with acceleration 2 meter per second square. Calculate the distance covered by the truck when the box falls off. आसान है, कैलकुलेशन है, सभी का सही आंसर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। बच्चों इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक। मान लेता हूं ये ट्रक है और ये ट्रक मेरा ऑब्जर्वर अभी यहां खड़ा है। कहां खड़ा है? ये मेरा चंपक लाल ऐसे खड़ा है ना। अब ब्लॉक किधर है? मान लीजिए इधर, ठीक। अब इसके रेस्पेक्ट से बेसिकली ये भी एक्सेलरेट करेगा, मतलब को सूडो फोर्स लेना है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर लगेगा ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स, फ्रिक्शन इसको बोलेगा जाने नहीं देंगे तुम्हें, फ्रिक्शन का काम ही होता है रोकना। अब ध्यान से देखो, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। किस तरफ? पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना है? मास है 40 kg, एक्सेलरेशन है 2, फ्रिक्शनल म्यू mg बाय m, ठीक है। तो m तो कैंसिल कर दो, हटाओ वाला, ये हो जाएगा 2 माइनस म्यू, म्यू कितना है? 0.15 इंटू जी, तो ये हो गया 2 माइनस 1.5, 0.5। मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया पीछे की तरफ? 0.5। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको? ब्लॉक को नीचे गिरने के लिए he has to travel a distance of 5 मीटर अवे, यहां से 5 मीटर, ठीक है। किस एक्सेलरेशन से यार? इतना एक्सेलरेशन से। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाता हूं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू t स्क्वायर। तो 5 × 20, मेरा टाइम आ गया √20। √20 सेकंड्स के बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे हैं? इतनी देर में ट्रक ने कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर लिया होगा। तो पहले यही क्वेश्चन s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर ट्रक के लिए लगाएंगे। अब देखो ट्रक के लिए कैसे लगाते हैं? s इक्वल टू ut 0 है, एक्सेलरेशन कितना है ट्रक का? 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर कितना है? ये हो जाएगा, इधर देखो 20 मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा हो। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट कहीं भी आप बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Physics,
फिजिक्स के फंडे।